हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है भारतीय इतिहास में ऑलरेडी 9 क्लास कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आज जो है हम लोग 10वां क्लास करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ये जो है हम लोग अभी भारतीय इतिहास किस किस एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अभी बीपीएससी टीचर का फॉर्म आया हुआ है, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा। साथ ही साथ एसएससी का एग्जाम अगर देते हैं, रेलवे का एग्जाम देते हैं, कोई एसआई का एग्जाम देते हैं, यूपीपीसीएस का देते हैं, अगर बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि ये प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का अगर कोई भी पीछे दीजिए, चाहे तो वनडे कोई एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का वनडे एग्जाम होता है, एनडीए का, सीडीएस, ये सब का, उसका भी क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आज जो है हम लोग क्या करेंगे कि 10वां क्लास करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, तो वैष्णव धर्म, शैव धर्म और महाजनपद काल पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मगध साम्राज्य का कैसे उत्कर्ष हुआ है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि एक अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ था और दूसरा था जैन धर्म का, कौन सा, तो आपका था भगवती सूत्र। ये दोनों से पता चला था कि 16 महाजनपद था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आते आते क्या हुआ कि सारे महाजनपद में लड़ाई होना शुरू हो गया। मतलब राजनीतिक स्थापना करने के लिए आपस में सब संघर्ष करने लगे। और इस संघर्ष में क्या हुआ कि मगध राज सबसे शक्तिशाली बनकर निकला और ये मगध साम्राज्य का क्या हुआ, वहां से उत्कर्ष हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महाकाव्यों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बृहदर्थ जो थे मगध राज्य के स्थापना किए थे। और बृहदर्थ कौन थे, तो जरासंध का पिताजी थे। ठीक है, और वसुपुत्र का क्या थे, तो पुत्र थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जरासंध वही वाला है जो महाभारत में क्या हुआ था कि भीम के हाथे मारे गए थे। ये बात आपको याद रखना। जब भीम के साथ जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध में क्या हुआ था कि जरासंध का मृत्यु हुआ था। उन्हीं का पिताजी जो बृहदर्थ थे वही मगध राज्य का स्थापना किए थे। कहाँ पे प्राप्त होता है ये साक्ष्य, तो महाकाव्यों में साक्ष्य प्राप्त होता है। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। हम लोग जानते हैं कि 4 वेद है, 4 वेद का जो चौथा वेद है उसी में हम लोग को क्या मिलता है, मगध का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आज कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे मगध में। तो मगध में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि मौर्य वंश के पहले 3 वंश जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हर्यक वंश था, अपना शिशुनाग वंश था और नंद वंश। ये तीनों क्या था कि मगध साम्राज्य को विकास करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। तो हर्यक वंश में मेन अगर शासक को देखें तो कौन कौन था, तो बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था। ठीक है, बिंबिसार को ही क्या बोला जाता है, तो बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये विजय करके मगध को बढ़ाने का कोशिश करना शुरू कर दिया था। मतलब कि मगध के क्षेत्र को विस्तार करने का कोशिश शुरू कर दिया था बिंबिसार। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, शिशुनाग वंश में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो शिशुनाग और कालशोक इंपॉर्टेंट है। आनंद वंश में 2 महापद मंद और दूसरा कौन, तो धनानंद। ये बात आपको याद रखना है। तो ये तीनों को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। और साथ ही साथ क्या देखेंगे कि सिकंदर का जो भारत पे आक्रमण हुआ था वहां से भी क्वेश्चन बनता है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे कि देख लेंगे आज। ठीक है, फिर मौर्य काल से शुरू कर लेंगे हम लोग अपना। देखते हैं हर्यक वंश के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो हर्यक वंश में सबसे पहले हम लोग को बिंबिसार के बारे में पढ़ना है। बिंदुसार के बारे में नहीं। बिंदुसार जो था मगध में मतलब कि मौर्य वंश से रिलेट करते हैं, और ये जो है बिंबिसार जो है हर्यक वंश से रिलेट करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा नाम का अंतर होता है और बार बार कंफ्यूजन बना रहता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक अगर पूछे आपसे तो आपको क्या बताना है कि बिंबिसार के बारे में बताना है। और बिंबिसार के शासनकाल भी पूछ लेता है कि कब से कब तक रहा था, तो आपको बताना है कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा था मगध में। ये बात आपको याद रखना है। ये महात्मा बुद्ध के बहुत अच्छा मित्र थे और उनको ये संरक्षण भी दिए थे। ये भी बात आपको याद रखना है। मतलब कि जब बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध विकास करने लगे थे तो वो बिंबिसार क्या किए थे कि उनको संरक्षक दिए थे बौद्ध धर्म को। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक, आगे हम लोग जब देखते हैं तो क्या है कि मगध का ये राजधानी कहाँ पे बनाए थे, तो मगध का राजधानी गिरिवर्ज, जिसको राजगीर बोला जाता है। ठीक है, वहीं पर ये अपना राजधानी बनाए थे। और राजगीर कहाँ पे है, तो राजगीर बिहार में है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। बिंबिसार को सैनिक कहा जाता है। सैनिक क्यों कहा जाता है, तो सैनिक उसे कहा जाता है जो सेना रखता था। ठीक है, उसको सैनिक कहा जाता है। तो ये बिंबिसार क्या था कि सेना रखना
शुरू कर दिया था, इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है, तो श्रेणिक भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। बिंबिसार ने आगे चलकर क्या किया कि विजय और विस्तार की नीति शुरू किया, मतलब कि अब मगध साम्राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिया। और इस विस्तार के लिए ये सबसे अच्छा एक नीति अपनाया था, वैवाहिक संबंध, मतलब कि विवाह से क्या करना किया था कि अपना स्थिति को मजबूत करने लगा। और इस कारण से क्या किया कि 3 विवाह किया, और 3 विवाह में इसको बहुत सारा क्या मिला था कि जगह भी दान में मिला था। और साथ ही साथ क्या हुआ कि वैवाहिक संबंध बना, तो दूसरे जगह से जब विवाह होता है तो क्या होता है कि उससे अगर आपका संबंध बन जाए ना, तो वो संबंधी हो जाएगा, तो आप पे क्या करेगा कि अटैक नहीं करेगा। और साथ ही साथ तीसरा कोई अगर आपको पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो वो जो है आप के साथ क्या होगा कि खड़ा होगा। तो इससे क्या हुआ कि इसका स्थिति मजबूत होने लगा मगध का। तो ये जो था 3 विवाह किया था बिंबिसार, ये बात आपको याद रखना है। 3 विवाह के बारे में हम लोग तीनों पत्नी के बारे में देखते हैं। तब प्रथम जो पत्नी कौन थे, तो महाकौशल देवी थे, जो कौशल राज्य की पुत्री थे, प्रेषणजीत की बहन। ये बात आपको याद रखना। ये भी पूछता है कि किसकी बहन थे, तो प्रेषणजीत के बहन थे। इस विवाह से क्या हुआ कि काशी दहेज में मिला था, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा जो पत्नी थे लिच्छवी गणराज्य शासक के चेटक के पुत्री थे, जिनका नाम क्या था, तो चेलना नाम था, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि अजातशत्रु का जन्म हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। तीसरी रानी जो थे पंजाब क्षेत्र के मद्र कुल के राजकुमारी क्षेमा थे, ये बात आपको याद रखना है। और इन विवाहों के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो मगध का विस्तार नॉर्थ में और पश्चिम में क्या हुआ कि विस्तार होना शुरू हो गया इस एरिया में, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि बिंबिसार ने क्या किया कि अंग के शासक ब्रह्मदत्त को क्या कर दिया था कि हत्या करके मगध में क्या किया कि अंग को मिला लिए थे। ये यहां से आपको ध्यान में रखना है। अब बिंबिसार ने अवंती के साथ क्या किया था कि युद्ध हुआ था, अवंती के राजा के साथ युद्ध हुआ था चंड प्रद्योत के साथ। लेकिन बाद में क्या हो गया था कि दोनों दोस्त बन गए थे। और जब चंड प्रद्योत को तबियत खराब हुआ था, जिसमें क्या कौन सा रोग हुआ था, तब पीलिया रोग हो गया था चंड प्रद्योत को। तब क्या किए थे कि बिंबिसार ने उनको इलाज करवाने के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को उज्जैन भेजे थे प्रद्योत को देखने के लिए। ये बात आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ सकता है कि जीवक किनके राज्य वैद्य थे, तो आपको बताना है बिंबिसार का, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। हर्यक वंश का जो अगला शासक थे अजातशत्रु थे, और हर्यक वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक भी हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। अजातशत्रु के बारे में अगर पूछे कि इनका कार्यकाल कहां से कहां तक था, तो आपको बताना है 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। अजातशत्रु जो थे ये शासक कैसे बने, तो ये अपने पिता के हत्या करके ही क्या किए थे कि शासक बने थे। और इनको कुनिक भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखना है। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि कुनिक किसको कहा जाता है, तो कुनिक अजातशत्रु को कहा जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसने क्या किए थे कि कौशल को विजय प्राप्त किए और वैशाली को पराजित करके दोनों पर क्या किए कि विजय प्राप्त करके मगध में दोनों को क्या किए थे कि मिला लिए थे, कौशल और वैशाली को। और वैशाली युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक और रथ मूसल नामक क्या किए थे कि हथियारों का प्रयोग किए थे। महाशिला कंटक और रथ मूलक मूसल जो है कैसा हथियार था, तो आप अगर बाहुबली देखे होंगे तो ये जो भलाल देव के पास जो रथ था ना, उसको हम लोग रथ मूसल कहते हैं, ठीक है। और महाशिला कंटक जो जिससे आपका बाहुबली गोला फेंकते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो महाशिला कंटक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दोनों हथियार को क्या किए थे अजातशत्रु वैशाली के युद्ध में यूज किए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका मंत्री जो था वैशाली के युद्ध में बहुत ज्यादा सहायक हुआ था अजातशत्रु का, और उनका नाम क्या था मंत्री का, तो बरसकार था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि जो अजातशत्रु का जो मंत्री था बरसकार, ये वैशाली के युद्ध में बहुत ज्यादा क्या हुआ था कि सहायक सिद्ध हुआ था, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या था कि अवंती जो था बार बार क्या करते रहता था, मगध पर आक्रमण करते रहता था। उसी के खतरे के सामना करने के लिए अजातशत्रु जो थे राजगीर को क्या किए थे कि किला बंदी किए थे। हम लोग जानते हैं कि राजगीर क्या था, तो राजधानी था, तो ये मेन जगह था मगध का। तो इसको क्या कर दिए थे कि चारों तरफ से घेरा डलवा दिए थे, कौन, तो अजातशत्रु। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था, राजगीर में हुआ था।
था। हम लोग जानते हैं कि बार बार पूछते रहता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, कभी अध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है, कभी समय पूछ लेता है। तो हम लोग चारों को देख लेते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। अब महाकश्यप इसके क्या थे कि अध्यक्ष थे। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ, वैशाली में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में हुआ। और सवाकामी क्या थे कि इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ? तो 255 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते रहता है आपका। और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस्त इसके क्या थे कि अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि अब जो पूछता है ज्यादा तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ही पूछता है। ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना है। कनिष्क के शासनकाल में। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और अश्वघोष जो थे इसका उपाध्यक्ष थे। इतना आपको याद रखना है बौद्ध संगीति से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं हर्यक वंश में उदयीन को। उदयीन जो थे पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाए। और पाटलिपुत्र का संस्थापक भी अगर पूछे आपसे तो किनको बताना है? तो उदयीन को ही बताना है। बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि उदयीन इसमें से कौन पाटलिपुत्र के संस्थापक है? तो आपको टिक क्या मारना है? उदयीन। उसने क्या किए थे कि पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाए थे। इसी के कारण इनको क्या माना जाता है कि ये पाटलिपुत्र का संस्थापक थे। ये बात आपको याद रखना है। और इस वंश का अगर हर्यक वंश का अंतिम शासक के बारे में पूछे तो आपको बताना है कि नागदशक इसके क्या थे कि अंतिम शासक थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। अगर शिशुनाग वंश के टाइम पीरियड पूछे तो 412 ईसा पूर्व से लेके 345 ईसा पूर्व तक इसका समय काल रहा। और शिशुनाग जो थे इसका क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, शिशुनाग का अगर मतलब पूछे कि कार्यकाल कब से कब तक रहा तो आपको बताना है कि 412 ईसा पूर्व से लेके 394 ईसा पूर्व तक ये शासन में रहे। और शिशुनाग जो थे नागदशक के क्या थे कि अमात्य थे। अमात्य किसको बोला जाता है? तो महामंत्री को। ठीक है, ये नागदशक क्या थे कि अमात्य थे। और नागदशक को क्या किए थे कि हत्या करके मतलब कि अपदस्थ करके शिशुनाग वंश के स्थापना किए थे। कौन? तो शिशुनाग ही स्थापना किए थे शिशुनाग वंश के। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है मगध का राजधानी कहाँ पे बनाए? तो मगध का राजधानी वैशाली में बनाए थे। हम लोग जानते हैं कि उदयीन जो था मगध का राजधानी राजगीर से कहाँ बना दिए थे? पाटलिपुत्र में। लेकिन ये जो है पाटलिपुत्र से हटा के कहाँ पे बनाए? तो वैशाली में। ये बात आपको याद रखना है। शिशुनाग ने अवंती का, हम लोग जानते हैं कि अवंती को क्या करता था कि बार बार मगध पर आक्रमण करते रहता था। इसको क्या कर लिए थे कि मगध में ही मिला लिए थे शिशुनाग ने। ये भी बात आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसने अवंती को मगध में मिला लिए थे? तो शिशुनाग ने क्या किए थे कि अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कालाशोक के बारे में। तो कालाशोक जो थे इनका शासनकाल अगर पूछे तो कब से कब तक था? तो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। और इसने फिर से क्या किए? वैशाली से फिर पाटलिपुत्र को ही मगध का राजधानी बना दिए। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीति अभी हम लोग देखे थे कि इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कहां पे? तो वैशाली में। नंदीवर्धन इसके इस वंश का क्या थे कि अंतिम शासक थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले शिशुनाग वंश का कि अंतिम शासक कौन थे तो नंदीवर्धन थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं नंद वंश के बारे में। अगर नंद वंश का टाइम पीरियड पूछे तो 344 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। महापद्मंद जो थे इस वंश के संस्थापक थे। 344 ईसा पूर्व में नंद वंश का स्थापना किए थे। ठीक, शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश के क्या किए कि महापद्मंद 344 ईसा पूर्व में नंद वंश का स्थापना किए। और इसने कलिंग को मगध में मिला लिए थे। कलिंग वही है जो अभी जो उड़ीसा का क्षेत्र पड़ता है। बार बार पूछते रहता है कि कलिंग कौन सा वर्तमान का क्षेत्र है? तो उड़ीसा वाला क्षेत्र को ये क्या किए थे कि मगध में इसको मिला लिए थे। और ऐसा माना जाता है कि महापद्मंद के समय काल में अब तक का जितना भी मगध साम्राज्य का विस्तार था ना, सबसे ज्यादा इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था कि अब तक का सबसे ज्यादा मगध का विस्तार हुआ था। ठीक है, और विजय प्राप्त करने के बाद कलिंग पर विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जीन के मूर्ति को उठाकर लेकर चले आए थे मगध में। ये भी बात याद रखना है। ठीक है, महापद्मंद ने क्या किए थे कि एक राट और एक छत्र के उपाधि धारण किए थे। एक क्वेश्चन बनते रहता है कि कौन राजा जो थे कि एक राट या एक छत्र का उपाधि धारण किए थे? तो महापद्मंद। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि पाली ग्रंथों में महापद्मंद को उग्रसेन बोला गया, मतलब कि गुस्सैल आदमी कहा गया है, और पुराणों में इन्हें क्या बोला गया तो परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा गया है। ये भी बात आपको याद रखना है। और महापद्मंद ने क्या किए थे कि पंचाल को, इक्ष्वाकु को, काशी को, अस्मक को, कलिंग को, मैथिली आदि राज्यों को पराजित करके ये सबको कहाँ मिला लिए थे तो मगध साम्राज्य में मिला लिए थे, जिस कारण से क्या हुआ था कि इस समय अब तक का सबसे ज्यादा मगध का विस्तार हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि एक विद्वान थे बहुत बड़ा, पाणिनि, जो व्याकरण के क्या थे कि बहुत बड़े जानकार थे, ये किसके शासनकाल में थे तो आपको याद रखना है कि महापद्मंद के ही समकालीन थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं धनानंद के बारे में। धनानंद जो थे ये नंद वंश के अंतिम शासक थे, और इसी के समय क्या हुआ था कि सिकंदर का आक्रमण हुआ था। बार बार पूछते रहता है कि सिकंदर किसके समकालीन आया था तो धनानंद के समकालीन आया था। ये बात आपको याद रखना है। कभी पूछ लेगा कि सिकंदर के समकालीन कौन था तो धनानंद थे, और सिकंदर किसके समकालीन में आया था तो धनानंद के समकालीन में आया था। उलटकर क्वेश्चन बनते रहता है। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में आया था। अभी हम लोग देखते हैं सिकंदर का आक्रमण में, तो उसमें क्या होगा कि डिटेल्स में देख लेंगे। ठीक है, चाणक्य ने क्या किए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर धनानंद को पराजय करवा के मौर्य वंश की स्थापना किए थे। हम लोग जानते हैं कि चाणक्य क्या किए करने गए थे, जब सिकंदर का आक्रमण हो रहा था भारत पे, तो धनानंद से सहायता मांगने गए थे कि आप इसको रोकिए, नहीं तो सिकंदर क्या कर लेगा कि भारत को विजय प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो इस जब चाणक्य सहायता मांगने गए तो ये जो है धनानंद क्या किया था कि अपने सभा में उनको अपमानित किया, और अपमान कोई न सह पाने के कारण एक क्या किए कि ये शिष्य को चुने थे जिसका नाम क्या था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसको शिक्षा दिए, और उस शिक्षा देने के बाद धनानंद को उससे पराजय करवाए, और फिर क्या किए कि मौर्य वंश का स्थापना करवाएं। किनको हाथ है तो चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ है। जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जब मौर्य वंश के बारे में हम लोग देखेंगे तो वहां सब डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सिकंदर का आक्रमण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से हमेशा क्या करता है 1 से 2 क्वेश्चन बनाते रहता है। ठीक, तो इतना अगर आप देख लीजिएगा तो फिर क्या होगा कि सिकंदर के आक्रमण से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिकंदर कहाँ के रहने वाला था, तो सिकंदर मकदूनिया के रहने वाला था, और इसके बाबूजी का क्या नाम था तो फिलिप द्वितीय इसका बाबूजी का नाम था। ये बात आपको याद रखना है। बार बार पूछते रहता है कि सिकंदर का गुरुजी कौन थे, मतलब किसका स्टूडेंट थे, तो अरस्तु इनके क्या थे कि गुरुजी थे। ये बात आपको याद रखना है। अरस्तु के गुरुजी कौन थे तो प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरुजी कौन थे तो सुकरात थे। ये बात आपको इतना याद रखना चाहिए। ठीक, चलिए आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या है कि सिकंदर ने एशिया के माइनर, जिसको हम लोग तुर्की बोलते हैं, ठीक है, इराक को, ईरान पर विजय प्राप्त किया, और 326 ईसा पूर्व में खैरब दर्रा को पार करके भारत पे क्या किया कि आक्रमण किया। और जब भारत पे आक्रमण किया तो सबसे पहले प्रवेश कहाँ पे किया, तक्षशिला में। और तक्षशिला के जो शासक आम्बी था वो सिकंदर के सेना के देख कर ही वहां पे घुटना टेक दिया, और कहा कि आप सिंपल सी ले लीजिए, हम लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, ऐसा बोला। और क्या किया कि वो घुटना टेक दिया वहां पे सिकंदर के सामने। ठीक है, आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ था कि सिकंदर जो था झेलम नदी के तट पे एक लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई का क्या नाम है, उस युद्ध का क्या नाम है तो हाइडे स्पीच का युद्ध बोला जाता है। किसके साथ हुआ था तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें पोरस को क्या हुआ था कि पराजय मिला था। लेकिन पोरस से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कौन, सिकंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वहां पे साहस दिखाया था। साहस दिखाने के कारण क्या किया कि सिकंदर ने उसको राज्य वापस कर दिया, और इस वापस करने के बाद पोरस जो था सिकंदर का सहयोगी बन गया। इतना आपको याद रखना है। सिकंदर का जो सेना था, मगध साम्राज्य बहुत बड़ा उस समय शक्तिशाली था, उसको देखकर, और साथ ही साथ ब्यास नदी में क्या आया हुआ था कि बाढ़ आया हुआ था, जिस कारण से सिकंदर का सेना आगे बढ़ने से क्या कर दिया कि इनकार कर दिया। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो क्या किया था कि लगभग इस नदी के किनारे 19 महीना तक रहा था। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, आगे जब हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ कि 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का क्या हो गया कि मृत्यु हो गया। ये बार बार पूछते रहता है कि सिकंदर का मृत्यु कहाँ पे हुआ था तो बेबीलोन में हुआ था। कब हुआ था तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। जब सिकंदर यहाँ पे आया तो कुछ क्षेत्र को क्या किया था कि पश्चिम में जीत लिया था, तो वहां पे कुछ बसाया था जगह, यूनानी उपनिवेश को स्थापित किया था। जो पहला क्या है तो काबुल में सिकंदरिया जगह बसाया था, जो आधुनिक अभी बेग्राम है। ठीक है, दूसरा कौन सा जगह बसाया था तो झेलम तट पर
बुके फॉल को बसाया था, जहां पे क्या हुआ था कि सिकंदर का घोड़ा का मृत्यु हुआ था। और तीसरा जो बसाया था कौन, तो आपको याद रखना है निकाया को बसाया था, जहां पे पोरस के साथ क्या हुआ था कि युद्ध हुआ था। ये तीनों जगह को क्या किया था कि सिकंदर बसाया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जब सिकंदर आया था तो उसके साथ कुछ इतिहासकार आया था, उसके सेनापति आया होगा। तो ये बार बार पूछते रहता कि कौन उसके इतिहासकार था, कौन उसका सेनापति था। एक तरफ दे देता है ये सब नाम और एक तरफ दे देता है इतिहासकार, सेनापति, जल सेनापति। तो ये तीनों को क्या करता है कि मिलान करने के लिए पूछ लेता है। तो एरियन जो था क्या था कि उसके साथ जो आया था यूनानी इतिहासकार था। ठीक है, नियाकर्स कौन था, तो सिकंदर का जल सेनापति था। और सेल्यूकस जो था सिकंदर का सेनापति था। ये बात आपको याद रखना है। सिकंदर ने नियाकर्स के नेतृत्व में क्या किया था कि सिंधु नदी के मुहाने से लेकर फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट को पता लगाने के लिए नियाकर्स को भेजा था। ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।